नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निर्देशालय द्वारा जारी की गई कार्यपत्रिका नंबर 20 जो कि 7 दिसंबर 2020 को दी गई थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नीतियाँ और लोगों के बारे में। नीतियाँ यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे और भारतीय लोगों का उस पर क्या प्रतिक्रिया रही, क्या असर हुआ उनका इस पर, उसके बारे में भी अब आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्यम से ही राजाओं और नवाबों की ताकत जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके छीननी शुरू कर दी। उनकी जो सत्ता थी और सम्मान था वो उन्होंने छीनना शुरू कर दिया और जगह जगह पर कंपनी ने अपने रेजिडेंट जो थे वो तैनात करने शुरू कर दिए। इसकी वजह से जो शासक थे, स्थानीय शासक जो थे, उनकी स्वतंत्रता वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही थी। रेजिडेंट इस बात का ध्यान रखते थे कि कंपनी के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी षड्यंत्र किसी राज्य में ना रचा जा रहा हो या कंपनी के खिलाफ कोई भी इस तरीके का काम ना किया जाए जिससे कि कंपनी की सत्ता को कोई भी हानि पहुंचे। उनकी सेनाओं को भी भंग करना शुरू कर दिया था कंपनी ने। या आपने पहले भी वर्कशीट में पढ़ा है कि कंपनी ने सहायक संधि लागू करी थी जिसके तहत जो राज्य हैं वो अपने सेना को नहीं रख सकते। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी उन्हें अपनी शक्तिशाली सेना देगी। इसीलिए तो उन्होंने इस ज़रिए भी उन्होंने कोशिश करी कि जो राज्य हैं उनकी स्वतंत्रता जो है वो धीरे धीरे कंपनी छीननी शुरू कर दी थी कंपनी ने। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए बहुत कोशिश करी कि वो बातचीत का ज़रिया अपनाएं, कंपनी से बात करें कि उन्हें किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर बात करें तो झांसी की रानी जो कि लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उनके पति की मृत्यु के बाद जो उनके गोद लिए पुत्र हैं उनको राजा बना दिया जाए झांसी का। क्योंकि उस समय जो कंपनी थी, हमने पढ़ा था पहले भी कि उन्होंने इस तरीके का एक लॉ बनाया था कि अगर मान लीजिए किसी भी राज्य में कोई पुरुष संतान नहीं है राजा की तो उनकी जो सत्ता है उनकी मृत्यु के बाद, राजा की मृत्यु के बाद जो सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाएगी। इसी को लेकर क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की जो महारानी थी, उनकी अपनी खुद की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कंपनी से इस बात का आग्रह किया कि कंपनी जो है उनके गोद लिए पुत्र को वहाँ का शासक बना दे। पर कंपनी ने इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं करी, कोई भी उनके जो निवेदन था उसको बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। उसी तरीके से एक और भी एग्जाम्पल दिया गया है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे, दत्तक पुत्र जो थे नाना साहिब, उन्होंने भी कंपनी से बात करने की कोशिश करी कि उनके पिता की मृत्यु के बाद जो उनके पिता को पेंशन मिलती थी वो उन्हें मिलने लग जाए। पर कंपनी ने अपने जो सैन्य शक्ति थी और जो श्रेष्ठता का, जो बल का, जो उनके अंदर घमंड था कंपनी के अंदर, उसमें कंपनी ने हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और जो शासकों ने उनसे निवेदन करे उनको भी बिल्कुल कंपनी ने अनसुना कर दिया था। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। तो अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी आखिरी रियासतें थी बच्चों जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बिल्कुल आखिरी दौर में गई हैं, तो अवध उसमें से एक राज्य था। 1801 में अवध पे भी कंपनी ने सहायक संधि थोपी थी, वही जो हमने पढ़ी थी अभी पीछे ऊपर भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो अवध है उसको उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति जो थी वो बढ़ाने से मना कर दिया था। पूरी उन पर ताकत लगा दिया गया था, संधि थोपी गई थी कि वो अपनी सेना जो है वो नहीं बना सकते हैं, अपने सैनिक नहीं रख सकते हैं, उनको कंपनी ही अपने सैनिक जो है वो देगी जब भी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें। और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्ज़े में ले लिया। धीरे धीरे करके उन्होंने अवध को भी अपने कब्ज़े में, अपने रियासत में ले लिया था। अवध में भी कंपनी ने अपने कदम जो थे वो जमाने शुरू कर दिए थे। गवर्नर जनरल डलहौजी ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि जो रियासत है उसका शासन ठीक नहीं चल रहा है, इसी कारणवश वहाँ पे ब्रिटिश प्रभुत्वता जो है वो लाने की ज़रूरत है। ब्रिटिश प्रभुत्व को वहाँ पे लाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ के जो शासक हैं वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं हैं कि वो सत्ता अच्छे से चला पाएँ अवध में। तो इसलिए ये बहाना कर कंपनी ने बेसिकली इस बहाने के ज़रिए अवध को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। ब्रिटिश कंपनी ने मुग़लों के शासन को ख़त्म करने के, अब उनका जो अगला शिकार था वो बने मुग़ल। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि मुग़लों का शासन जो था उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। कंपनी जो पहले सिक्के जारी करती थी उस पर मुग़ल बादशाहों के चित्र बने होते थे, उनका नाम लिखा होता था, पर अब कंपनी ने ऐलान करा कि उन नामों को वो हटा देगी। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद जो बादशाह का परिवार है उन्हें लाल किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और भेजा चला जाएगा, उन्हें कहीं और जगह दी जाएगी रहने की, उन्हें लाल किले से निकाल दिया जाएगा, जो कि जहाँ पे मुग़ल एक्चुअली रहा करते थे उन्हें उस जगह से निकाल दिया जाएगा।
उसके बाद 1856 में ही गवर्नर जनरल कैनिंग ने इस बात का फ़ैसला किया कि बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी जो मुग़ल बादशाह थे वो आखिरी मुग़ल बादशाह कहलाएंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को जो बादशाहत है वो नहीं दी जाएगी। वो केवल और केवल राजकुमार ही बनकर रह जाएंगे, उनको केवल और केवल राजकुमारों की ही मान्यता मिलेगी। कोई भी बादशाह जो है अब इस इलाके में उनके राज्य में नहीं रहेगा। तो बेटा हमने अभी तक यही पढ़ा कि नवाबों से बेसिकली किस तरीके से कंपनी ने कोशिश करी उनकी सत्ता छीनने की। तो कंपनी ने उन पर सहायक संधि लगाई, उनको सेना भर्ती नहीं करने दी, उनको राज्यों को अपनी सेना नहीं बढ़ाने दी, उनसे बहुत ज़्यादा कर कंपनी ने वसूल करा, वहाँ पे रेजिडेंट्स को तैनात किया गया और इस तरीके की संधियां और नीतियां बनाई गई जिससे कि हर तरीके से वो राज्यों को अपने कब्ज़े में ले लिए। कभी ये कहा गया कि जो शासक हैं वो दुरुस्त नहीं हैं इलाके को चलाने के लिए, इस वजह से हम उसको वहाँ पे ब्रिटिश प्रभुत्वता जो है वो स्थापित कर रही है कंपनी। तो दूसरी ओर मुग़लों के बारे में भी हमने पढ़ा कि कंपनी ने किस तरीके से जो मुग़ल बादशाहों का जो नाम जारी किया जाता था सिक्कों के ऊपर से वो भी हटा दिया कंपनी ने। वहाँ से ये ऐलान कर दिया गया, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये ऐलान किया कि कंपनी जो है मुग़ल बादशाह को बादशाह जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनकी मृत्यु के बाद वहाँ से उन्हें लाल किले से हटाकर कहीं और दिल्ली में बसाया जाएगा और साथ के साथ जो बहादुर शाह ज़फ़र है वो आखिरी मुग़ल बादशाह कहलाएंगे और उनके बाद उनकी जितनी भी संतानें हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ राजकुमारों का दर्जा दिया जाएगा, ना कि राजा का। चलिए अब हम आगे अगले वर्ग की तरफ बढ़ते हैं जो कि है किसान और सिपाही। अब किसान और सिपाही किस तरीके से किस वजह से मुग़ल सत्ता के में पिसे हुए थे, उन्होंने किस किस परेशानी का सामना करा, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गाँव में किसान और ज़मींदार भारी भरकम लगान चुकाना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा उनसे कर वसूला जा रहा था और उस समय जो लोग थे वो महाजनों से, महाजन कौन होते हैं बेसिकली, जहाँ से किसान जो थे पैसा उधार लिया करते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी बेटी के विवाह करना है या कोई ज़मीन खरीदनी है, इस तरीके से वो महाजनों से पैसा उधार लिया करते थे। वो पैसा भी नहीं लौटा पा रहे थे क्योंकि कर जो था कंपनी बहुत ज़्यादा वसूल कर रही थी। इसी कारणवश जो उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें थी वो कहीं ना कहीं उनके हाथों से निकलती चली जा रही थी, वो बिकती चली जा रही थी महाजनों के हाथों में। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही भी अब बहुत ज़्यादा असंतोष में थे। वे अपने वेतन भत्ती को और सेवा शर्तों को लेकर भी बहुत ज़्यादा दुविधा में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। कई ऐसे नियम लगाए गए कंपनी के द्वारा जहाँ पे उनकी धार्मिक भावनाओं को और आस्थाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई गई। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो उस ज़माने में लोग ये मानते थे कि समुद्र के ज़रिए अगर वो जाएंगे तो उनका जो धर्म है, जाति है, वो भ्रष्ट हो जाएगी। जंग में सिपाहियों को कंपनी ने ये कहा कि जब बर्मा का युद्ध होना था कि उन्हें समुद्र के ज़रिए जाना पड़ेगा, बर्मा पहुंचना पड़ेगा, तो सिपाहियों ने इसके लिए समुद्र के रास्ते के ज़रिए जाने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर वो जाएंगे तो वो ज़मीन के रास्ते से ज़रूर जा सकते हैं युद्ध में शामिल होने के लिए, परंतु वो समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे। इसके प्रति जो कंपनी थी उसने अपना रोष प्रकट करते हुए जो सेना थी उसको दंडित किया गया और 1856 में कंपनी ने इस बात को भी जाहिर कर दिया, बेसिकली कानून बना दिया गया कि जो भी व्यक्ति सेना में भारतीय कह रही हूँ कंपनी की सेना में दाखिला लेना चाहता है तो वो समुद्र के रास्ते जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको जाना ही पड़ेगा। वो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारे सिपाही थे उनका जो बैकग्राउंड था वो किसानी ही रहा है, वो किसान परिवारों से ही बिलोंग करते थे, तो इस वजह से भी जो किसानी का जो रोष है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। उनके जो सिपाही थे उनके अंदर किसानी का रोष भी आता चला जा रहा था क्योंकि किसान वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे अंग्रेज़ी सत्ता के तहत। तो बेटा सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से किसान और सिपाही जो थे वो भी पिसते चले जा रहे थे ब्रिटिश सत्ता के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि सुधारों क्या क्या सुधार ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई और उसकी लोगों पर क्या भारतीय लोगों ने उसकी किस प्रकार से प्रतिक्रिया क्या रही लोगों की। अब हम इस पड़ाव में उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने का और यहाँ पे ज़मीन जायदाद लेने का भी बिल्कुल छूट दे दी। उन्होंने खुले बाहों से स्वागत किया कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं, जो उनकी कंट्री से आने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आए रहें, यहाँ पे अपनी ज़मीनें जायदादें खरीदें, संपत्ति जुटाएं। और साथ के साथ उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया कि भारत में अंग्रेज़ी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया ताकि जो अपनी जड़ें हैं बेसिकली वो भारत में मजबूत कर पाएँ, अपने पैर अच्छे से और टिका पाएँ भारत में। साथ के साथ कुछ अच्छा भी काम किया कंपनी ने, वो भी हम देख लेते हैं कि कंपनी ने कुछ अच्छे भी जो थे काम करे हैं भारत में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो सती प्रथा थी
और विधवा विवाह सती प्रथा को रोकने की कोशिश की कंपनी ने कि सती प्रथा यानी कि जिसके बारे में हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस करा है कि जब भी किसी भी पुरुष की मृत्यु होती थी तो साथ के साथ उनको जब जलाया जाता था, उनके शव को जब जलाया जाता था तो उनकी पत्नी को भी उस पर बिठाकर जला दिया जाता था। तो कंपनी ने इसके खिलाफ बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कुरीति को ख़त्म करने की कंपनी ने कोशिश करी। साथ ही साथ उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया कि जब भी किसी औरत के हस्बैंड जो है वो मर जाते हैं तो उन्हें भी अधिकार है कि जिस तरीके से पुरुष पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह कर सकता है, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकता है, उसी प्रकार से स्त्रियों को भी ये अधिकार होना चाहिए कि अगर उनके पति मर जाते हैं तो वो एक नया विवाह करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें। तो ये कुछ अच्छे काम भी ज़रूर किए थे अंग्रेजी सत्ता ने। और साथ में उन्होंने कोशिश करी कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो और जड़ें अपनी यहाँ पे भारत में मजबूत कर पाएँ, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना अच्छा। और उन्होंने ये भी करा 1850 में कंपनी ने एक नया कानून भी लाया जिसके तहत ईसाई धर्म को अपनाना बहुत आसान हो गया कि अगर मान लीजिए जो भी व्यक्ति भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो उन्हें पूरे जिस तरीके से वो पहले अपनी संपत्ति उनकी थी वो उसी प्रकार से संपत्ति उनके नाम पर ही रहेगी, वो उसका उपयोग वैसे ही कर पाएंगे जैसे कि पहले कर पाते। धर्म या जाति परिवर्तन से उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इन सभी कदमों से भारतीय जो लोग थे, भारत के जो लोग थे, उन्हें ये इस बात का बिल्कुल यकीन हो चुका था कि अंग्रेज जो है उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली जो है उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो बेटा ये था इस वर्कशीट में सारा जो हमने पढ़ा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी एक बार देख लेते हैं। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो आपने देखा है इसका आंसर हमने फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता जो थी वो घटती चली जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग किया गया, राजस्व वसूली के अधिकार जो थे इलाके वो एक एक करके छीने जा रहे थे, वहाँ पे रेजिडेंट्स तैनात किए गए थे, ये भी हमने देखा था इसमें। और ये सब जो है आपका फर्स्ट आंसर आपको यहाँ से ही बेटा मिल जाएगा। इसको आप और एलाबोरेट करके भी अपनी भाषा में लिख सकते हो। आइए दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि कंपनी ने मुगल शासकों के अधिपत्य को किस प्रकार से ख़त्म करने की कोशिश करी? कंपनी ने किस तरीके से कोशिश करी कि जो मुगलों का अधिकार है, जो उनके शासन है, उसको घतेड़ा जा सके? तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है। ये हमने यहाँ से पढ़ा था कि गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जो शासक है मुगल शासन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सिक्कों पर मुगल बादशाहों की जो तस्वीरें थी उसको हटाया जाना शुरू कर दिया गया। ये ऐलान किया गया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद जो उनका परिवार लाल किले में रह रहा है उन्हें कहीं और बसाया जाएगा, और साथ के साथ वो आखिरी बादशाह होंगे। उनके बाद उनकी जितनी भी संतानें होंगी उन्हें बादशाहत नहीं बल्कि उन्हें राजकुमारों का दर्जा दिया जाएगा। तो ये आंसर जो है यहाँ पे है, ये आप लिख लेंगे। प्रश्न 3 पे चलते हैं। कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? तो इसके बारे में भी हमने यहीं पढ़ा था अभी, किसानों और सिपाहियों के अंदर जो ये पैराग्राफ है इसमें हमने इसका आंसर देखा था कि गांव में किसान और ज़मींदारों से बहुत ज़्यादा भारी भरकम कर वसूला जा रहा था। उसकी वजह से जो किसान थे उनकी जो पुश्तैनी ज़मीनें थी वो उनके हाथ से जाती चली जा रही थी। तो ये सारा आपका आंसर हो गया कि किसान किस तरीके से पिस रहे थे। वहीं सिपाहियों की जब बात करेंगे तो उसमें ये आ जाएगा आपका कि जो सिपाही थे वो अपने वेतन भत्ते को लेके और सेवा शर्तों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, और कई नए नियमों में तो उनकी धार्मिक भावनाएं और आस्थाओं पर भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई जा रही थी। तो ये सारा जो है आप आंसर इसमें एलैबोरेट कर देंगे। उसके बाद चौथे प्रश्न पे आ जाइए। भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं? तो इसका आंसर भी हमने बिल्कुल लास्ट में अभी पढ़ा है इस बारे में कि 1830 में कंपनी ने कोशिश करी, ईसाई मिशनरियों को खुलकर यहाँ पे संपत्ति लेने की इजाज़त दी गई, सती प्रथा को रोकने की कोशिश की गई, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया कंपनी ने, और ईसाई धर्म को अपनाने की जो शर्तें थी उसको बहुत आसान कर दिया गया। और ये सारा जो आंसर है आप इसको अपने लफ्ज़ों में, अपने वर्ड्स में इसको इलाबोरेट कर लेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस वर्कशीट में, वैसे हमने सारी वर्कशीट डिस्कस कर ली है, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो हमारी जो गूगल मीटिंग होती है, गूगल मीट पर जो मीटिंग करते हैं, क्लास लेते हैं, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इस वर्कशीट को दोबारा। आप जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे साथ वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो बेटा। ठीक है, थैंक यू।